दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चलिए आप लोगों की तैयारी। तो जो एग्ज़ाम 24 तारीख को यानी कि कल समाप्त हो गया, उसका आंसर की भी रिलीज़ किया था मैंने, हम लोगों ने कल रात में, बाकी काफ़ी लोगों ने किया था, है ना। हाँ, सब में कुछ त्रुटियां थी, मेरे में भी कुछ त्रुटियां हैं जो मुझे बाद में पता चला। हालांकि वो प्रश्न विवादास्पद हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब जो कट ऑफ के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे, हम लोग के ग्रुप में भी लगभग 5,500 लोग जुड़े हुए थे मेंस के एस्पिरेंट। उन लोगों से कल एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक, फिर सुबह तक, आज लगभग 8 10 बजे तक गहन चर्चा हुआ। कुछ दूसरे ग्रुप्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, या फिर जो मतलब मोस्टली पिछले बार जो मेरिट में रह गए, जो फिजिकल में रह गए, काफ़ी स्कोर आ रहे थे, उन सब से थोड़ी बहुत जानकारियाँ इकट्ठा की, और फिर हम लोग उस पर सर्वे भी एक कराया था, जिसमें लगभग पिछली बार हम लोग प्रीलिम्स में जब 6 लाख बच्चे थे, तो हमारे पास सर्वे के लिए कम से कम 30,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अभी जो है 5,500-6,000 लोगों ने किया है आज तक में। बट दूसरे सर्वे भी हमने फॉलो किए हैं, दूसरे जगह से भी देखे, दूसरे नेट पे काफ़ी चैनल्स देखे, और उसको हम लोग प्रश्नों का आधार और फिर बाकी लोग जो हैं कैसे, उस पर एक कट ऑफ हम लोगों ने बनाया है। तो कट ऑफ क्या है, कैसे है, जब कट ऑफ मैं बताता हूँ तो उस पर कुछ ऐसी चीज़ें जो कट ऑफ को बढ़ाने में, घटाने में हेल्पफुल होता है, उस पर मैं डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। नहीं तो अदरवाइज़ कट ऑफ सटाक से कट ऑफ दे के आगे बढ़ जाना, वो मतलब आपके जो इनर माइंड है उसको शांत नहीं करता है कि हाँ मतलब ये सही हो सकता है, सही बात है, ये गलत बात है। तो कुछ चीज़ें हैं, देखिए, मैं इस बार जो 2213 2400 में भी शुरू से जुड़ा हुआ, प्रीलिम मेंस फिजिकल 2213 में हम लोगों ने शुरू से बैच रन किया है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। फिजिकल का भी बैच पिछले बार सबसे बड़ा रहा था बिहार दरोगा में, इस बार ऑब्वियसली इस बार भी सबसे बड़ा रहेगा। शुरू से जब मैं फिजिकल प्रीलिम्स का टेस्ट कराते आ रहा हूँ, मेंस का भी कराया, तो मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा जोर देता था कि देखिए, सब लोग, सर्दी हो गया, सब लोग आपके यार दोस्त हैं, अच्छी बात है, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आपके सब लोग यार दोस्त हैं, वो ठीक है। लेकिन मैं हिदायतें भी देता था कि यदि, और लास्ट में मैंने लिख के भी डाला था, अनेक सोशल मीडिया पे वीडियो भी बनाए थे, कि यदि आप किसी को हेल्प करते हैं तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हो सकता है कि कम हुआ है, लेकिन यदा कदा, और कुछ सूचनाएं मुझे मिली, कुछ लड़कियों के थ्रू मिला, कुछ लड़कों के थ्रू भी मिला, कि मतलब जो पूछा पूछी वाला खेल है उसको भी कम तो भले हो सकता है, लेकिन हुआ है। ये चीज़ मतलब दुखद है। आपके, मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, मैं अच्छा खासा जॉब चल रहा है और मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं आपके लिए बात कह रहा था, और आपके फ़ायदे के लिए तो है, तो ठीक है, अदरवाइज़ नुकसान होगा तो आपको ही होगा, मेरा कुछ इसमें नहीं होगा। लेकिन इस बार भी आप लोगों ने किया है, तो जो 0.2 से या कुछ ऐसे मार्क्स से रहेंगे उनको पता चलेगा। तो चलिए, ये भी एक फैक्टर है जो, मान लीजिए कट ऑफ 2 नंबर भी बढ़ जाता है फाइनल फिजिकल के बाद, और आप एकदम बाउंड्री लाइन पे रहते हो, तो उनको सालों भर दुख होता है। साल भर क्या दुख होगा, बिहार में एक मतलब ये जो सब इंस्पेक्टर का जॉब है, एक रॉयल ये जॉब है, मतलब जो एक कम पढ़ाई के साथ एक किया जाता है। तो इसके बाद अब वैकेंसी आएगी, फिर उसके बाद प्री मेंस फिजिकल मेरिट, ये जो अब क्रूशियल पॉइंट को आप लोग लूज़ करते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, अब आते हैं प्रश्नों के लेवल पे। प्रश्नों के लेवल के बारे में देखते हैं कि काफ़ी लोगों ने, जब एग्जामिनेशन सेंटर से, मतलब एक ह्यूमन साइकिक है कि एग्जामिनेशन सेंटर से आप जैसे निकलते हैं तो आपको लगता है कि पेपर इतना आसान है, 80 के 80, 80 क्या 50। एक ने तो मुझे मेरे ही काफ़ी क्लोज हैं फ़ोन करके उन्होंने कहा कि भैया 80। अब तनी सी लड़का अगर पूछा कर 95, बड़ी आसान क्वेश्चन रहो हम, और सब मतलब तोरे ही से यही हो गलो। तो हम सोचे कि बा तोरे से पढ़ावल से सब भिड़ गलो, हम लोग भी खूब खुश किया यार, ऐसा हो गया है। हम लोगों ने काफ़ी ये किया है, तो मैं हम लोग भी मतलब ऐसे हो जाते कि वाह। फिर धीरे 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 हम लोग भी उसमें पेपर आने लगा। इवन पेपर बाहर हुआ है, तो इसके लिए तो कोई हम लोग तो ये नहीं है, जिम्मेवार नहीं है ना, हमारी उतनी बड़ी पहुंच है हमारे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे पेपर ये हुआ वहाँ से हम लोगों ने इसको एक किया, फिर एनालाइज करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे छात्रों के फ़ोन और ये सब आना पता चला। तो पता चला कि 80 वाले 75, 75 वाले 70, और 70 वाले 65 53 ऐसे बदलने लगे हैं। तो प्रश्नों की यदि हम बात करें, तो प्रश्न पिछले बार की तुलना में टफ हैं। मतलब जैसे लोग इजी टू मॉडरेट कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, काफ़ी कोचिंग वाले हो रहे, बट मैं इसे मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि ये इजी तो कहीं से भी नहीं था।
क्योंकि जो पैटर्न रहा है, ट्रेंड रहा है, अभी मान लीजिए कि दरोगा का एग्ज़ाम तो एक एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप मतलब घटनाचक्र लूसेंट पढ़ के बेसिक महेश बर्णवाल एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ के नहीं निकलते, इसके अलावा सारी एग्ज़ाम्स निकल जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टैंडर्ड से उन्होंने टफ प्रश्न पूछा है, ये मान के आपको चलना पड़ेगा। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि मतलब वहाँ तो लगता है कि आपने सही कर दिया, बट आप आके मिलाते हैं सबका, तो आपको लगता है कि गलत होता है, ठीक है। और एक चीज़ और भी था, पिछले बार 22-23 मैथ रीजनिंग था, इस बार कम है। तो जितना मैथ रीजनिंग होता है बनिस्पत रूप से कम होता है, मतलब बनाना उसको आसान होता है, तो कट ऑफ बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन इस बार मैथ रीजनिंग 16-17 के आसपास है, 15-16 ऐसा ही था, मैंने काउंट नहीं किया, बट कम था, 6-7 कम था, तो उसमें भी 2-3 मार्क्स का फर्क पड़ेगा फाइनल कट ऑफ में, तो ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए, है ना। और एग्ज़ाम में पिछले बार के मतलब एग्ज़ाम में डिले 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 होते होते इस बार उन्होंने जनवरी में एग्ज़ाम का ये कराया, 3.5-4 महीने में एग्ज़ाम ले लिया, समय कम मिला। कुछ बच्चे हमेशा की तरह होते हैं, जैसे फिजिकल के लिए वेट करेंगे कि कब करना चाहिए मुझको, रिजल्ट आएगा तब। उस समय काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो बाउंड्री लाइन पे थे, वेट कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट हालांकि जल्दी आ गया था, बट उनको 20-25 दिन का समय कम मिला होगा। तो इस तरीके से एक 3 महीने की तैयारी थी, तो वो थोड़ा सा तैयारी बहुत, जब शॉर्ट पीरियड होता है तैयारी के लिए तो आप मतलब जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो ये भी एक कट ऑफ कम होने का एक रीज़न हो सकता है। और कुछ प्रश्न हैं जो ऐसे हैं जो मतलब हम लोगों ने कभी मतलब मैंने एनसीईआरटी के बारे में नहीं कहा, हालांकि एनसीईआरटी सार संग्रह हम लोगों ने अपने ग्रुप में कराया भी था, और एनसीईआरटी सार संग्रह मैं पढ़ने का रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप उसको पढ़िए। उसमें काफ़ी चीज़, अब देखिए एनसीईआरटी जो 6 to 12 में मतलब बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ सकते हैं। साइंस का वॉल्यूम जो 9 है, या फिर 9th क्लास 11-12 का साइंस है, आप उसको पढ़ेंगे तो हम लोग जो आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं प्रॉपर, जो लोग वो लोग भी बहुत ढंग से नहीं पढ़ते, तो आप वनडे एग्जाम के लिए तो नहीं पढ़ेंगे। मैं बहुत ऐसे नहीं करूँगा कि आपको पढ़ना चाहिए करना चाहिए। हाँ, ट्रेंड बदल रहा है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ सकते हैं। साइंस बहुत लोग नहीं पढ़ते, लेकिन प्रश्न वहाँ से उठ रहे हैं, तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि मतलब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो वहाँ से डायरेक्ट उठ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो घटनाचक्र और लूसेंट से भी कवर हो रहे हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी कवर हो रहे हैं। तो उस वो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो उनको भी टफ के श्रेणी में रखा जाएगा, है ना। क्वेश्चन एकदम सिलेबस के पैटर्न पे थे। देखिए मैंने एग्जैक्टली सब कुछ लिख रखा है। कुछ प्रश्नों को मैंने हम लोगों ने जो गलत बताया था, और कुछ दूसरे पोर्टल से भी हमने आंसर चेक किया था, मैंने खुद देखा था, तो हम लोग देख रहे थे। और बाकी जैसे कुछ कमेंट्स आते हैं कि ये वाले प्रश्न का आंसर ये होगा, तो 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें मतलब बहुत एक्यूरेट आंसर नहीं, विभिन्न सोर्स से अलग अलग जगहों से अलग अलग आंसर मिल रहा है। तो वो यदि आपको अलग आंसर मिलता है तो आयोग अब किस आधार पे करा है, और सब सारे के सारे आंसर प्रश्न एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे सोडियम सिलिकेट वाला तो हमने सोडियम सिलिकेट ही करा था, नेट पे सोडियम ऑक्साइड दे रहा, सोडियम डाइऑक्साइड दे रहा था, घटना चक्र में भी शायद यही दिया है। तो देखिए इस पे भी प्रश्न पे विवाद था, लोगों ने कमेंट किया था। 1813 और 1833 वाले में एकाधिकार है, एक पूर्णिकाधिकार है। अब इसमें जो फर्क है इसको लेकर बहुत सारा लोगों में विवाद है, 2-3 जगह 2-3 आंसर दिया है। तो आप इसमें कुछ लोग जो लोग जैसा लगाते हैं कि 1813 1800, तो उसके पक्ष में वो लोग राय बना लेते हैं, अनेक अनेक सोर्स से वो लोग लेके आते हैं। तो इसमें एकाधिकार जैसे 1813 में कुछ चाय और चीन के साथ व्यापार बचा हुआ था, तो पूर्ण एकाधिकार नहीं हुआ था, बट अब पूर्ण इंग्लिश में फिर मोनोपोली लिखा हुआ है। तो चलिए देखिए आयोग पे डिपेंड करता है कि वो क्या मानता है। गेहूं वाला प्रश्न में कोई ऑप्शन नहीं था। 3 प्रश्न हो गया। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट जो है मॉडरेटर का काम करता है, लेकिन एनसीईआरटी में स्नेहक के बारे में भी लिखा हुआ जो कि ऑप्शन में था। अब इस पे आयोग क्या सोचता है। पराबैंगनी तरंगों की प्रक्रिया के बारे में तो पहले मुझे सोडियम लगा था, फिर मैंने दूसरी जगह से खोजा तो सीजियम लगा, तो सीजियम हमने आंसर बता दिया था। बट अब आज सुबह से जिन्होंने देखा उन्होंने कहीं से सोर्स खोजा है, तो अब जिंक भी आंसर आ रहा है, तो हो सकता है जिंक ही हो आंसर, उसका मतलब जिंक वेरीफाइड सोर्स से आ रहा है। तो ए प्रश्न के सीजीएम सब ने मिला लिया हो तो इसका जिंक हो गया होगा। ये चौथा है। अरेंज करने वाला में जो एक हिंदी था, निदान करना, हॉस्पिटल जाना, तो निदान मतलब हो जाता है कि उपचार हो गया, उसका निदान हो गया, मतलब समस्या का समाधान हो गया, हिंदी में ऐसा होता है। लेकिन इंग्लिश में उसको कहते हैं कि डायग्नोस कर रहे हैं, मतलब रोग की पहचान करना। तो इंग्लिश के हिसाब से हम 1 लेंगे और हिंदी के हिसाब से 2। तो दरोगा का एग्जाम तो हिंदी बेल्ट का है, 90% लोगों ने 2 मारा है और उसे सही मान रहे हैं, जबकि हमने आंसर भी हमने खुद हिंदी पढ़ के 2 ही मारा था। फिर जब देखा तो डायग्नोस बताया, तो उस हिसाब से वो ए होना चाहिए। और इंग्लिश का जो है मतलब इंग्लिश का जो आंसर होता है, टॉप्स होता है, उसको वेरीफाइड किया जाता है, तो इस हिसाब से ये भी आप लोगों को गलती हो सकता है ना।
हाँ, और एक प्रश्न था हड़प्पा स्थल से वाले में, तो लुसेंट में दिया हुआ कि सेंधावासी सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। उसे पे हालांकि विवाद बना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हड़प्पा दिया हुआ मोहनजोदड़ो में यूज करते थे, जब दोनों ही सैंधव सभ्यता के स्थल हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न ऐसे हैं जो मतलब थोड़ा सा ज्यादा। इसमें यदि मान लीजिए 4 प्रश्न भी आयोग ने पलट दिया तो आपका खेल समाप्त हो सकता है, या फिर आपके हिसाब से हुआ तो आप इन हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको मतलब ये मान के चलना चाहिए कि नहीं, ये मेरा हटा देना चाहिए। मान लीजिए उसमें 4 में से कुछ गलत हो गया, कुछ सही हो गया, तो उसको आप निगेटिव भी लेके चल सकते हैं। तो ये आपके लिए ना बाद में माइंड सेटअप ठीक होता है। जैसे मान लीजिए आपका 67 आ रहा है, ऐसे काट कटा के, अब 7 ये 7 में आपका सबसे अलग है, लेकिन आप जो आंसर आपने मिलाया हो और दूसरे जगह से जो दिया 7 जोड़ लेते हैं 74 हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। ऐसे 67 हो तो आप बाउंड्री लाइन फील करेंगे। तो ये हो गया। टफ प्रश्नों के लिए मैं बताता हूँ, इजी प्रश्न तो थे ही, टफ प्रश्न भी काफ़ी थे। 15-16 मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं इस पोस्ट पे हूँ, चाहे कुछ ठीक ठाक है या जो भी पढ़ लिख के यहाँ पे आया हूँ, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने नहीं सुने हैं या फिर मतलब ऐसा नहीं लग रहा, तो टफ के ही श्रेणी में है। जैसे टिहरी बांध वाला में भील गंगा के बारे में नहीं सुना था, वो टफ हो सकता है। रोगाणु रोधक जो एंटीसेप्टिक जिससे 2 मिलकर डिटॉल बनते हैं, उसमें भी ऑप्शन भूलने वाला था। और जहां आरा द्वारा लिखित मुनीस अल अरवा वाला जो प्रश्न था वो प्रीवियस ईयर सीडीएस में पूछा हुआ था, हालांकि लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ, बिहार में नहीं पूछा था। पूगा घाटी लद्दाख में है, हम लोगों ने टेस्ट में दिया था, लेकिन ये मैं इसे टफ की श्रेणी में रखूंगा। बंगाल में अमलावाला में जमींदार जोतदार पे लोग मतलब अलग अलग ये दे रहे, हालांकि उसका जमींदार होगा। टफ प्रश्न है, मतलब टफ प्रश्न है, इसको मान के चलिए। आर्द्र नम दिन में काटते हैं तो रूट प्रेशर वाला जो मूल दाब वाला प्रश्न था, एनसीईआरटी से उठाया हुआ, और एनसीईआरटी उसमें मूल दाब कौन पढ़ता है, मैं ये नहीं ये करूँगा। बोलेंगे कि मैंने मूल दाब पढ़ा है, तो मूल दाब उसमें कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं था जो पढ़ दे कि हाँ मूल दाब। जिन्होंने तुक्का लगाया वो तुक्का से ही उनका सही हुआ। ये कोई अपना औकात ये नहीं उठाने के लिए, चाहे मतलब ऐसा हवाबाजी के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि मूल दाब उन्होंने पढ़ा था। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं, ये भी इसमें 3-4 ऑप्शन है और सब के सब सही लग रहे हैं, तो ये भी टफ प्रश्न है। डेबसा पास जो हिमाचल प्रदेश में है, ये भी मैंने नहीं पढ़ा है ना सुना है, तो ये इसको भी आप टफ मान सकते हैं। कैप्रोलैक्टम वाला जो है वो भी टफ है। हस्तिनापुर के उत्खनन को एनसीईआरटी में दिया भाई साहब। हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब के बारे में लोगों का मतलब पीरियड याद नहीं रहता, तो मोहनजोदड़ो में कौन याद रखेगा। 1950-52 उसमें कुछ 1950 से 55 है, तो उसमें 53 को भी लोग सही मान रहे हैं। 54 53 54 को भी, 1950-52 को, हालांकि 50-52 पे ज़्यादा लोग बाउंड हो रहे हैं। तो ये टफ प्रश्न में रखेंगे इसको। विश्व का सबसे हानिकारक पतवार, ये भी टफ है। हम लोग एजोला सुनते थे, लेकिन इसमें कुछ और स्पेशल नाम दिया था, चाहर तस्लीम और जमीन बोस। इस प्रथा को भी शाहजहां ने करा था, लेकिन इसे टफ मानिए। मौर्य स्तंभ पे अभी तक सुने, जिसमें उसमें 3 ऑप्शन था वो सब जानते थे, लेकिन ये जो चौथा वाला ऑप्शन था मैंने खुद नहीं सुना था, और हाथी उस पर था। बहुत कभी इस पर वेरीफाई नहीं किया, ऐसे मतलब हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है बीपीएससी में, तब भी मैंने उस पर कुछ ये नहीं किया कि हाँ भाई ऐसा होगा। और महात्मा गांधी की बायोग्राफी के बारे में जो मतलब बहुत लोगों ने लिखा है, तो उसमें भी ये था। तो ये 18 प्रश्न ऐसे थे जो कि टफ की श्रेणी, मतलब इसमें यदि आप 7-8 आता है तो 10 आप तुक्के से लगाएंगे, और ऊपर वाले 7 प्रश्न है जिसमें 3 से 4 100% आयोग के पाले में जाएंगे। तो आयोग आपके पक्ष में बात करेगा तो आपका 3-4 बढ़ जाएगा, आपसे हटेगा तो 3-4 आपका घट जाएगा। दरोगा में ही होता आंसर की। कितना कह रहे थे कि आंसर की जारी करेंगे, लेकिन आंसर की जारी नहीं किया है। अब देखिए मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, काफ़ी लोगों ने कट ऑफ बताया है, लेकिन जो इस ए से जुड़े हुए हैं जो ऑथेंटिक है हम लोगों ने मिलाया है। मैंने बहुत वेट किया, बहुत मतलब चैट किया है बहुतों से। कट ऑफ के बारे में एक अनुमान बता दे रहा हूँ, हालांकि ये फिजिकल का है। मैं फाइनल मेरिट इसलिए भी नहीं करूंगा कि फाइनल मेरिट मतलब जब अगस्त में एग्ज़ाम होता है, तो मैंने 80-85 वाले जो पिछले बार हमारे साथ दौड़ते थे उनके फटफटा के हाथ में आ गए थे, तो अभी वेट करना है। मान लीजिए कि 80-85 वाले 200 बच्चे छट जाते हैं, 8-10 हज़ार में से 200-400 बच्चे छट जाते हैं, तो 400 बच्चे छट जाने का मतलब यदि 80 वाले 400 बच्चे छट जाते हैं तो 2 नंबर कट ऑफ नीचे गिर जाएगा। ये है, कुछ लोग दौड़ेंगे नहीं, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, एनटीपीसी का बीच में रिजल्ट हो जाता है तो वो थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। कुछ लोग का इसी पीरियड में जॉब हो जाता है तो वो कर लेंगे, है ना। और कुछ लोग और भी होते हैं बढ़ाने वाले कारक, तो अप्रत्याशित रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से अनेकों हैं, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। तो वो बढ़ा भी सकता है, वो बढ़ाएगा, बढ़ाने वाला ज़्यादा है जो उसमें से ये करेंगे। तो 3-4 बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन अब भी उस पर नहीं बात करेंगे, अभी फिजिकल के लिए बात करेंगे। और फिजिकल से यदि आपका 3 से 4 नंबर ज़्यादा है तो आप मतलब 90% के बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। जनरल मेल की यदि हम बात करें तो 71 ±3 कर सकते हैं, बाकी क्योंकि दूसरे कैटेगरी से कूद जाते हैं लोग तो उसमें घुस
कट ऑफ जनरल मेल के लिए 71 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 2-3 मार्क्स आप बढ़ा सकते हैं, 2-3 घटा भी सकते हैं, बट यही रेंज है, मतलब 74-75 तो कभी नहीं जाएगा। फिजिकल के लिए तो नहीं जाएगा। फाइनल मेरिट इतना जा सकता है 74 से 76 के बीच में, बट मतलब उस पर भी नहीं बात करेंगे। 71 ±3 मैं जनरल में एक बढ़ा देता हूँ कि नीचे से भी इसमें लोग कूदते हैं। जनरल फीमेल की बात किया जाए तो 62 नंबर यदि है आपका ±2, क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। पहले मैं 60 सोच रहा था, बट मैंने थोड़ा प्रत्याशी तरीके से इसका 2 नंबर बढ़ा दिया है। बीसी की बात किया जाए, जिसको ओबीसी कहते हैं, 69 +-2, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा, धीरे धीरे स्क्वीज कर जाता है इनके बीच का अंतर। 69 +-2 होगा। और इन यहीं महिलाओं की यदि बात की जाए तो 56 +-2 इनके बीच का ये होना चाहिए। इनके फिजिकल के 56 हो सकता है या 57-58 हो सकता है महिलाओं के लिए, है ना। 58 में लिख रहा था, लेकिन फिर लगा कि ये 56 लिख देना ये होगा। 56 से इसको 58 मान सकते हैं, 57-58 मान लीजिए। ईबीसी के बारे में ये करेंगे तो ईबीसी का 67 +-2, ईबीसी का 67 +-2, और ईबीसी फीमेल का 55 +-2 यदि है तो आप फिजिकल के लिए पूरे के पूरे श्योर रहिए। एससी के लिए 66 पे 66 +-2, और यदि एससी महिला है तो 53 +-2, और वहीं एसटी है तो उनका थोड़ा सा ये बढ़ रहा है, 68 +-2, और एसटी महिलाओं का 55 +-2। और जो नए नए आरक्षण सुविधा लेने वाली वर्ग है ईडब्ल्यूएस, उसके बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का बीसी के बराबर ही रहना चाहिए। मेल में 69, हो सकता है कि बीसी का 70 हो जाए और ईडब्ल्यूएस का 69, लेकिन मतलब इतना ही फर्क रहेगा 1 मार्क्स का। ईडब्ल्यूएस का 69 रहेगा और ईडब्ल्यूएस महिलाओं का 56 रहेगा। 55 भी हो सकता है, बट मैंने एक रेंज उठा दिया है 56 में। मान लीजिए कि मैं यदि 54-53 बता देता और आप दौड़ने लगते तो आप भी आगे भी थोड़ा सा एग्जाम है तो उस हिसाब से करना है। लेकिन 56 +-2 में जिनका है वो 100% श्योर रहे फिजिकल के लिए। और इसमें सारे कटअप में मैं अभी 4 नंबर और बढ़ाने का उम्मीद रख रहा हूँ मेरिट के लिए, है ना। लेकिन अभी आप फिजिकल के बारे में सोचिए, हो सकता है 5-6 बढ़ जाएं, सब 80-85 वाले दौड़ जाएं, लेकिन 4 एक जेन्युइन है जो बढ़ेगा। 150 बहुत मतलब ये है ओरिजिनल कट ऑफ है जो मेरिट के लिए लगेगा। बाकी अभी मेरिट के लिए आपको वेट करना है। हम लोग आपके साथ बने हुए हैं। एक लंबा डिस्कशन था, लंबा वीडियो बन गया, बहुत दिन से, मतलब दिन भर इसके बारे में आज चर्चा हुआ, और इस पे और आगे की तैयारी फिजिकल इन सब के बारे में आप लोग को धीरे धीरे बताया जाएगा। फिजिकल का हमने सबसे बड़ा ग्रुप बनाया था बिहार दरोगा के लिए। हम लोग दिल्ली से जो हमारे ट्रेनर लेके आते हैं, काफ़ी लोग पिछली बार मतलब ऑलमोस्ट सब लोग पास हो गए थे। जंप में कुछ लोग रुक गए थे, कुछ लोग जंप में मेडिकल फिजिकल से के टाइम में मेडिकल लगा दिए थे, वो लोग रुक गए थे। बाकी जो सब लोग पास हुए थे, जो रुके थे वो मेरिट की वजह से रुके थे। तो जो रेशियो था वो सबसे बेहतर था क्योंकि हम लोग वही कराते हैं। बाकी फिजिकल इन सब के लिए उतना बहुत ये नहीं था। तो फिजिकल बैच जल्दी ही शुरू होगा, बताया जाएगा आपको। तब तक आप कट ऑफ मिलाइए। और जो आप कमेंट करना चाह रहे हैं कि आपका अनुमान क्या कह रहा है, कट ऑफ के बारे में ज़्यादा जाएगा, कम जाएगा, प्रश्नों के बारे में, फिजिकल वगैरह जो भी आपको ये चाहिए आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करिए। मिलते हैं, जस्ट आज ही मिलेंगे, मतलब आज या सुबह में वीडियो डलेगा बिहार एसएससी के स्ट्रेटेजी के बारे में, फिजिकल के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।